नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव और इस समय भारत की बात की टीम फतेहपुर में मौजूद है। शोर आप सुन सकते हैं, यहाँ पर जनता मौजूद है और क्या है फतेहपुर की जनता के मुद्दे इस चुनाव में। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी, मोदी। आए दिन यूपी में राशन घोटाले की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? राशन खाने वाली सरकार चाहिए या गरीब को राशन देने वाली सरकार? गरीब का राशन मार लिया जाता था कि नहीं मार लिया जाता? बीमारी से भी हम नुकसान नहीं होने देंगे और भूख से भी किसी को नहीं मरने देंगे। यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है, पूरा बेनिफिट मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना। कानपुर देहात के लोग मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? तो देखा आपने कि क्या है फतेहाबाद के मुद्दे और मैं आपको बता दूं कि 2017 के फतेहपुर देखिए शोर मचने लगा और मैंने जानबूझ के गलत नाम बोला। मैं जनता को चेक करना चाहती थी कि आप इस शो में मेरे साथ हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने 2017 के चुनावों में 6 की 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। क्या इस बार बीजेपी अपना वही इतिहास दोहराएगी या फिर मुद्दा कुछ और होगा? और मैं आपको बता दूं भाई, देखिए शोर मत कीजिए प्लीज, शोर मत कीजिए। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि फतेहपुर में इस समय क्योंकि हम मौजूद हैं, 2 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। तीसरे चरण का चुनाव 16 जिले की 59 सीटों पर 20 फरवरी को होना है। उससे पहले चुनावी जो माहौल है वो भी बदल गया है, राजनीतिक दलों का एजेंडा बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर देहात रैली में जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों की बात की, यानी उस वोटर पर नजर। और अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड झांसी में खड़े होकर जातीय जनगणना का जिक्र किया। तो सवाल अब हम भारत की बात में यही पूछेंगे कि क्या जातीय कार्ड की काट जो है वो बीजेपी का वो लाभार्थी वोट बैंक साबित होगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं और तमाम नेता हमारे साथ मौजूद है। फतेहपुर की ये जनता हमारे साथ मौजूद है। फतेहाबाद बोला तो क्या शोर मचा, तो अब जनता के मुद्दों की बात होगी। हमारे साथ एक मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है, मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता। नमस्कार, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। जगदीश सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो जोरदार तालियां एक बार फतेहपुर की जनता की तरफ से हो जाए। शिवकांत तिवारी जी हुसैनगंज से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कासिम अली साहब हैं। धन्यवाद, तालियों के साथ धन्यवाद। स्वागत कीजिए। तो मैं सबसे पहले बीजेपी से सवाल लेना चाहूंगी, विक्रम सिंह जी से सवाल लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली में जिक्र किया कि जो हमने योजनाएं दी उससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचा। तो क्या जाति कार्ड के कंपैरिजन में या लड़ाई में आपका ये बीजेपी का लाभार्थी वोट बैंक तीसरे चरण में फायदेमंद होगा? देखिए, जाति के खिलाफ लगातार हम लोगों ने 2014 से एक जंग छेड़ी है। जो देश को और उत्तर प्रदेश को बांटने वाली पार्टियां थीं, आज वो सब हाशिए पर पहुंच गई हैं। और नरेंद्र मोदी जी का जो देश के लिए एक सपना है, इस देश को एक करने का, जाति विहीन व्यवस्था के निर्माण का, वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए गांवों में भी दिख रहा है। मेरा सवाल यही है ना कि क्या वो जो जाति कार्ड जो अखिलेश यादव जातीय जनगणना का जिक्र आज झांसी से कर रहे हैं, उससे आप लड़ पाएंगे? वो मुकाबले में कहीं हल्का तो नहीं हो जाएगा ये आपका लाभार्थियों का जो वोट बैंक है? देखिए, ये जाति और इसकी व्यवस्था ये पाषाणकालीन सोच है, ये कबीलाई सोच है। चलिए, मतलब इस कबीलाई सोच से समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। 2 चरणों में समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटर को साधती रही, लेकिन यहाँ 6 सीटों में से किसी भी मुसलमान प्रत्याशी को आपने वोट नहीं दिया। जाति की बात की जो उठाया उसका जवाब दे दूं। जातिवाद ये इस तरह करते हैं, जैसा कि कहा माननीय विधायक जी ने कि हम जाति के पे विश्वास नहीं करते हैं। जातिवाद ये इस तरह करते हैं कि बांदा में प्रोफेसर जो 11 ठो नियुक्त हुए, उनमें 10 ठो केवल एक जाति विशेष के नियुक्त हुए।
10 केवल एक जाति विशेष के नियुक्त हुए। यहाँ पे जहां भी नियुक्ति हुई सरकार के द्वारा, मतलब आप जाति कार्ड ही खेल रहे हैं ना, कुल मिलाकर गोल गोल चक्री घुमाकर आप जातियों पर आ गए ना। केवल पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों का नुकसान किया गया। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर आपके साथ है, इसलिए अब आप गैर यादव जो ओबीसी वोट है उसकी बात करने लगे। मैं इसका इनको जवाब दे दूं कि हमारे यहाँ का स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यूपी का एक विशेष नाम से जाना जाता था। नौकरियां जब निकलती थी तो कुछ ही लोगों की नौकरियां लगती थी। सर काम आप भी नहीं है, पर्चे आपके टेन्योर में भी लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं आप भी नहीं करा पा रहे हैं, परीक्षाएं आप भी नहीं करा पा रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे साथ शिवकांत तिवारी, कांग्रेस है कहां लड़ाई में? यहाँ तो बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर दिख रही है। आपको हुसैनगंज में दिखेगा, वहां पे समाजवादी पार्टी बैसाखी का कैंडिडेट कर उतार के रखा है। वहां पे सीधे तौर पे हमारी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने दहशतगर्दी, गुंडागिरी, भूमाफिया के नाम पर राजनीति किया है। आपको पता होगा जहां सो कर रहे हैं उसके पीछे भी जमीन उन्होंने हथियाने। चलिए, तो मतलब कांग्रेस की सीधी लड़ाई बीजेपी से है फतेहपुर में। बहुजन समाज पार्टी बहन जी तो कुछ कमाल कर ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है चुनाव से पहले ही सरेंडर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव बाइपोलर हो गया है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर, बहुजन समाज पार्टी कहीं है ही नहीं। देखिए, जो मीडिया ये भ्रम फैला रही है कि सपा और भाजपा की टक्कर है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये सपा का एक सोचा समझा षड्यंत्र है कि हम लड़ाई दिखा दें अपनी तो बीजेपी को वोट न पड़े, बीएसपी सत्ता से दूर। असल बात ये है कि बीएसपी ही बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है। तो यानी हर राजनीतिक दल जो है वो लड़ाई बीजेपी से लड़ रहा है। विक्रम जी, अब जनता के सवाल होने चाहिए। अखिलेश यादव जी की सरकार में 50-50 एसडीएम एक साथ नियुक्त हो जाते थे, उसमें आप नहीं कहेंगे आप यादव हैं, इसलिए आप अभी आप। अच्छा, आप मुझे पे उंगली उठाने लगे, आप मुझे पर उंगली उठाने लगे। यादव होना क्या मेरा अपराध है? और अगर अखिलेश, रुकिए एक मिनट, अब आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो सुनिए आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप धर्म की राजनीति करते हैं, मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ, मैं जाति के आधार पर चुनकर यहाँ नहीं आई हूँ। आप सुनिए और अपने शब्दों पे काबू रखिए। ये जो नफरत की राजनीति आप करते हैं ना, सबके साथ नहीं चलेगी। सवाल मेरा सवाल है, मेरा सीधा सा सवाल है कि सफाई का डांस महोत्सव सरकार जाने के बाद बंद क्यों हो गया? मुद्दों की बात। जब से बीजेपी आई है हम लोग इतने सुरक्षित हैं, देखिए हम यहाँ खड़े हैं आराम से, बिल्कुल। और हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? जी शांत रहिए सब लोग। भाई सवाल सुन लेने दीजिए, तभी तो नेता जवाब देंगे। यहाँ सभी पार्टियों के माननीय विधायक जी हैं, माननीय प्रवक्ता जी हैं, चारों पार्टियों के लोग हैं। मेरा सवाल है राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आप ये बताइए कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन समाप्त की गई? पेंशन का मुद्दा। और मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आई हूँ, ये आपके कार्यकर्ता हैं। अगर ये इस तरीके की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि जातियों के आधार पर खुद आप बीजेपी बांटने के काम कर रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी कुछ कार्यकर्ता अति उत्तेजित हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल हम लोग मीडिया पर। चलिए, पुरानी पेंशन स्कीम, उस पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक निर्भर करता है, उसको लेकर क्या योजना और क्या वादा? ये लोग आज इलेक्शन के वक्त एक माउथपीस बने हुए हैं एक पार्टी का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमने बार बार कहा है कि सत्ता में आने के बाद हम इन मुद्दों को हल भी करेंगे, और हम लोगों ने जो हल निकाले हैं वो काफी लोगों को खुश भी किए हुए हैं, इसलिए इनके पास इनकी संख्या कम रही। ठीक है, मोदी कह रहे हैं, रुकिए ना एक मिनट, मोदी कह रहे हैं कि गरीब का राशन खाने वाली सरकार या फिर राशन देने वाली सरकार, इस नारे से, इस नैरेटिव से कैसे लड़ पाइएगा? ये गरीब के किसान, गरीब के खेत चर गए। ये तो 1 किलो आटा दे कोई अपने घर से न दिए, सरकार ने जनता का पैसा जनता को दिया है। हमारा जो खेत है चरा डाले पूरे। चलिए ठीक है, सवाल जनता का आपका हो गया। हमारे सदर विधायक जी खड़े हैं और मेरा इनसे सवाल है कि ये चौक में जब अतिक्रमण अभियान चला, पूरा शहर ध्वस्त हो गया, डैमेज हो गया। चौक पे जब आफत आई तो ये जाके थाने में बैठ गए, क्या इनको? और ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ नहीं। एक मिनट रुक जाओ, पूछने दो। बोलने दीजिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा के जितने भी नेता हैं ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो गुंडों की सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये भाजपा वाले ये बता दें कि भाजपा सरकार अपराधी है कि नहीं है। ये जो देखिए, अपराधियों को टिकट देने का मुद्दा हर राजनीतिक दल में है और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और सुरक्षा यानी कानून व्यवस्था का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो महिलाओं का सवाल बहुत अहम हो जाता है। सवाल पूछने का मुद्दा। बहन, हम लोगों ने जो योगी जी ने हम लोगों को आज जो इतना अच्छा सम्मान दिया है उसका देख। आप सवाल पूछने खड़ी हुई है कि भाषण देने? मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि योगी जी ने हम लोगों को क्या दिया है। चलिए देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को पूरे नंबर मिलते हुए महिलाओं की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। सवाल ले लेते हैं। मैम, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इससे किससे सवाल? समाजवादी पार्टी से इससे पहले क्यों नहीं बुलडोजर चला? योगी जी क्या क्यों आने थे 2017 में? जब ठीक है, तो मेरा सवाल विक्रम सिंह जी से है। कानून व्यवस्था को लेकर जो नैरेटिव बीजेपी की तरफ से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्या बुलडोजर चलाकर, एनकाउंटर कर ही कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है? नियम और कानून कभी कभी भय से भी चलते हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ फतेहपुर में भी अपराधियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी नारे लगाती है और अपराधियों को अपना नेता बनाकर उन्हें जेल से। अपराधियों को आपने भी टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ पर खुद कई मुकदमे थे जो उन्होंने वापस करवा दिए। एक मिनट, मैं सपा कैंडिडेट से पूछना चाहूंगा, वो आज 5 साल पहले जब चेयरमैन थे तो एक भूमाफिया की रबड़ के स्टैंप बने हो, तो आज ये किस मुद्दे पे आकर वो विधानसभा? बताइए किस मुद्दे पर? कौन? भूमाफिया का जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है, रबड़ स्टैंप जो आप बने हुए थे। सारे के सारे भूमाफिया उन्हीं पर बुलडोजर चल रहा है सर इस समय। सुनिए, ये विधायक जी, 2 विधायक एक बकरी की बाजार के लिए लड़ रहे थे, दूसरे को वो क्या बोले जिसपे चलनीय में छेद है। कांग्रेस का पक्ष भी जान लेना चाहिए। देखिए, बीजेपी और सपा की लड़ाई में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या कुछ वोट बैंक में इजाफा होगा? देखिए, बहुमत की उम्मीद तो कीजिए मत आप। देखिए, आपको देखना है लड़ाई हुसैनगंज में, देखिए ना, क्योंकि वहां पे कहते हैं जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो तो अगला नंबर आपका है। चलिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कहा जा रहा है, कासिम अली जी, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की इतनी कड़ी टक्कर है कि हो सकता है कि आधी सीटें बच जाए। ऐसे में बीजेपी किस ओर? बीजेपी के साथ सरकार बनाने में किंगमेकर साबित होगी या फिर सपा के साथ? देखिए, अभी बहन जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हम किसी भी हाल में बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, और एक बात बार बार आप जो कह रही हैं कि सीधे बीजेपी और सपा की टक्कर है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है, माननीय बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। इसी जनपद से हमने 6 सीट जीती है, इससे पहले 4 सीट जीती। अगर इसको छोड़ दें तो हमेशा हमारा 6 सीट में कब्जा, 4 सीट में कब्जा, बराबर सीधा टक्कर हमसे। ठीक है भाई, देखिए ये युवक जो है, इनकी तस्वीर दिखाइए, इनको जरा दिखाइए। ये बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं और इनके लिए जो इस चुनाव के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो मुद्दे नहीं है। हाँ, एक मिनट, इनका सवाल एक बार फिर ले लेते हैं, बहुत नाराज हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि 2017 के बाद सैफई में डांस महोत्सव। अच्छा, ये बताइए कि सैफई महोत्सव से फतेहपुर की जनता को क्या लाभ है? भाई, इनका सवाल ये है कि 2017 के बाद सैफई महोत्सव आपने क्यों रोक? ऐसा है मैडम, ये सामंतवादी लोग हैं, सामंतवाद के पोषक हैं। अगर गरीब अपने घर में थोड़ा मनोरंजन कर लेगा गरीबों के यहाँ, तो इनको बुरा लगता है। चाहे उस गरीब के मनोरंजन के लिए टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया आप खर्च कर दें, चाहे आप और करोड़ों टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च कर दें उस सैफई महोत्सव पे। वो लोक मनोरंजन है, लोक नृत्य है, लोक जनता तो वो लोक मनोरंजन सैफई में क्यों सर? लखनऊ में क्यों नहीं? कानपुर में क्यों नहीं? अलीगढ़ में क्यों नहीं? बुलंदशहर में क्यों नहीं? अब की बार सरकार आएगी तो गरीबों के लिए हर जगह इस तरह के लोक कार्यक्रम होंगे। मेरा सवाल अब विक्रम सिंह जी से है। मेरा सवाल, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मेरा सवाल विक्रम सिंह जी से है। 2017 में फतेहपुर की जनता से ये वादा किया गया था कि सीवर लाइन यहाँ बिछाई जाएगी। आज मैं लोगों से बात कर रही थी, सीवर लाइन का तो नामो निशान नहीं है अभी तक।
सीवर लाइन वित्तीय संस्तुति के लिए शासन में है। 780 करोड़ की सीवर लाइन का डीपीआर वहां पर उपस्थित है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के पास ही समाजवादी पार्टी का नगरपालिका भी थी, लेकिन कभी कोई कार्य नहीं हुआ। हम लोगों ने उसे वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा है। कोरोना काल के कारण वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं हो पाई। अस्पताल का मुद्दा भी उठाना चाहूंगी। इतनी वोट की चिंता हो जाती है कि आधे अधूरे अस्पताल का उद्घाटन कर डालती है बीजेपी। जो फतेहपुर में जो अस्पताल का जो उद्घाटन किया गया, वो ये कहा जा रहा है जनता की तरफ से। आज मैं दिन भर फतेहपुर में मौजूद थी, मैं लोगों से बात कर कर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। तो इतनी क्या जल्दबाजी होती है कि पूरा बनता नहीं और उद्घाटन? देखिए, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पूरा न हुआ हो। हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के अंदर 14 मेडिकल कॉलेज थे आजादी से अब तक, उसको हमने 63 मेडिकल कॉलेज, और अब हर डिस्ट्रिक्ट में। मैं फतेहपुर के अस्पताल की बात कर रही हूँ। फतेहपुर में भी हम मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं। ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन गया है, पहला बैच शुरू हो गया है। तो अगर अधूरा है तो पहला बैच कैसे शुरू हो जाएगा? चलिए, तो देखिए ये वाद विवाद लगातार जारी है। दो चरण का मतदान पूरा हो चुका है। तीसरे चरण के रण में सभी राजनीतिक दल, आप समझ रहे होंगे और ये सोच भी रहे होंगे कि आज क्योंकि मैं फतेहपुर में मौजूद हूं और चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में बेहद गर्म है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक धूप में गर्मी बढ़ गई है, और ये गर्मी सिर्फ मौसमी नहीं है, क्योंकि चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है वो इतना गर्म हो गया है कि उसने मौसम की गर्मी को भी बढ़ा दिया है। 2 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान होना है। यानी कि 20 फरवरी बहुत अहम दिन है, और इस फरवरी की जो तारीख है 20, इसको देखते हुए चुनावी दलों के, राजनीतिक दलों के एजेंडे भी बदल गए हैं। कोई जातीय जनगणना की बात कर रहा है, तो कोई सरकारी योजनाओं से जो लाभ मिला है लोगों को उसको गिना रहा है। लेकिन चुनौती सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी है। तो भारत की बात के इस स्पेशल सेगमेंट में हम आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे चुनावी दलों का, राजनीतिक दलों की रणनीति का भी, और उन जिलों का भी जिनके लोगों को अपनी सरकार चुननी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान। फिलहाल मैं मौजूद हूं सहारनपुर जिले मैं शाहजहांपुर के नगर निगम दफ्तर पर खड़ा हूं। संभल में एबीपी न्यूज की टीम की मौजूदगी है। बदायूं में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान। विकास पर वोट करके आए हैं। मैंने काम पर वोट किया है और आगे भी काम पर ही वोट देता रहूंगा। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। सिलेंडर देखो 1000 रुपए का, महंगाई, तो तेल 200 रुपए किलो है। नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, सबसे ज्यादा रोडों की हालत खराब है। मसला ये है कि विकास होना चाहिए। आप क्या सोच करके वोट? विकास और सुरक्षा। उधर आवाज आए ना आए, इधर बिल्कुल साफ आ रही है। हम वोट कर रहे हैं विकास के लिए। उस सरकार को वोट दे रहे हैं जिस सरकार ने गरीबों का भला किया है। सुरक्षा और विकास ही मुद्दा, क्योंकि यूपी की जनता सब सुन रही है, सब देख रही है, समझ रही है, और बटन दबाकर अपने नेता का चुनाव भी कर रही है। फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ। मेरा वोट पहली बार है। पहली बार वोट है हमारा भी। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। एजुकेशन और सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, महिला सुरक्षा। चाहते हैं कि शिक्षा के लिए कुछ हो आगे। मे भी मेरे एक वोट से सरकार बदल जाए। जो विकास करेगा वो इस बार सरकार में आएगा। ऐसे ही थोड़े कहा जाता है कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पहले और दूसरे चरण का दंगल तो निपट चुका है, अब बारी तीसरे चरण की है। इस बार दांव पर 16 जिले हैं, शायद इसीलिए तेवर और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। इधर मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अब शायद दूसरे चरण में रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। अखिलेश की बस के ऊपर उसने एक सवाल किया सहाफी ने और पूछा कि ये मुस्लिम निकाब और हिजाब पर आपकी क्या राय है? क्या कहा अखिलेश ने? क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है। अगले दौर के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ
कानपुर देहात के मंच से समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे। हमला सिर्फ समाजवादी पार्टी पर नहीं था, बल्कि अखिलेश यादव के जोड़ीदार और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी पर पीएम ने प्रहार किया। ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं, नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? 5 दिन बाद 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव है। लेकिन वो जिले कौन से हैं जहां चुनाव होने वाला है, जरा वो भी देख लीजिए। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 59 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिलों में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। क्या बीजेपी के लोग ये चिल्लाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हो सकता है एक ही लोगों का कब्जा हो जाए। कभी कभी आरोप लगाते हैं समाजवादियों पे, बताओ आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम जाति जनगणना करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग पीछे हट गए, जाति जनगणना नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रचार के लिए यूपी के झांसी में मौजूद थे। पूरे यूपी में बस से विजय यात्रा करने वाले अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर पर सवार हो चुके हैं, क्योंकि वक्त कम है और टारगेट बहुत ज्यादा। देखिए, अब समय कम है और ज़्यादा जगह पहुंचना है। तो जनसंपर्क रथ के माध्यम से हुआ, वही उत्साह दिखाई दे रहा है। मुझे याद है कुछ दिन पहले एटा में हम लोग आए थे और रथ के माध्यम से, वो रात हो गई थी लेकिन लोग हटे नहीं थे। उसी दिन ये महसूस हो गया था कि जब कभी वोट पड़ेगा एटा की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से 8 सीटें आई थीं, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में मतदान होना है, उनमें 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं। इनमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 30 यादव बहुल सीटों में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई थीं और ये सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। यही वजह है कि यादव बहुल जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। 15 साल तक सपा बुआ और भतीजा उत्तर प्रदेश को सतत लूटने का काम करते हैं और जब लूट की कमाई पकड़ी जाती है, अखिलेश के पेट में मचलन हो। अभी कानपुर में समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड पड़ गई, मालूम है ना? माताओं भाइयों बहनों, पूरा मंच बढ़ जाए, कितनी नोटों की गड्डियां निकली है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य पधार चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर सवार थी, जिसका फायदा साफ दिखाई दिया था।
इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों की गूंज के बाद सबसे ज्यादा शोर हिजाब पर मच रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ एक विवाद यूपी चुनाव की सुर्खियां बन चुका है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साथ। ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है देखेंगे इंशाअल्लाह। चुनाव में हिंदू मुसलमान होना कोई नई बात नहीं, लेकिन चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए कि जनता के मुद्दे क्या हैं। रिपोर्ट की शुरुआत कानपुर में मोदी योगी की रैली से हुई, तो सबसे पहले आपको कानपुर ही ले चलते हैं। यूपी का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। कानपुर मैनचेस्टर अब भले ही न रहा हो, लेकिन अभी देश के बड़े औद्योगिक शहरों में उसकी गिनती होती है। यही वजह है कि जीडीपी के मामले में कानपुर तीसरे चरण के सभी 16 जिलों में सबसे आगे है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर की जीडीपी 48,500 करोड़ से ज्यादा है। पिछले 5 साल में कानपुर की जीडीपी में 22% का इजाफा भी हुआ है। बावजूद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए कानपुर अब भी तरस रहा है। चुनावी बयार में कैसा है कानपुर का मूड, ये जानने समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम शहर के मशहूर ठग्गू के लड्डू की दुकान के बाहर मौजूद थी। कानपुर की ये मशहूर ठग्गू के लड्डू की दुकान है। पहले जरा ये लड्डू जो है, जी लड्डू का स्वाद ले लिया जाए यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मुन्नालाल मिश्रा। मुन्नालाल मिश्रा जी, तो इस बार कानपुर की जो लोग हैं वो किस सगे को ठगने वाले हैं? हाँ, काम तो अच्छा हो रहा है और जो है लोग पसंद कर रहे हैं, सरकार अच्छी है। जनमानस में बड़ा रोष है, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशन थे गवर्नमेंट को ले करके, हमें लगता है वो गवर्नमेंट पूरे तरीके से खरी तरह से नहीं उतरी है। जो है गंगा मैया, गंगा मैया। रोमाना ने ठग्गू के लड्डू के बाहर चुनावी माहौल का जायजा लिया, तो शोभना यादव ने गंगा घाट पर महिलाओं से बात की। बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार, योगी सरकार के आने के बाद यूपी में ड्रास्टिक चेंज आया। और हिंदू मुसलमान की बहुत बात हो रही। नहीं, हिंदू मुसलमान तो ये सेम कास्ट, सबको इक्वल राइट देना चाहिए। कानपुर के बाद आपको सीधे यूपी के हमीरपुर लिए चलते हैं, जहां प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। तीसरे चरण में हमीरपुर भी मतदान करेगा और हमीरपुर की पहचान ये है कि ये हाथ से बनी चमड़े की जूतियों के लिए जाना जाता है। हमीरपुर के बारे में एक अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल में हमीरपुर की जीडीपी 87% बढ़कर 12,912 करोड़ हो चुकी है। हमीरपुर का जिक्र यहाँ इसलिए क्योंकि ये जिला उस बुंदेलखंड का इलाका है जिसे पिछड़ा माना जाता रहा है, लेकिन अब विकास की ये रफ्तार बताती है कि बुंदेलखंड बदल रहा है। तीसरे चरण में 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल हैं और ये सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जैसे जिलों में आती हैं। फिरोजाबादी चूड़ियों की चमक और खनक हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचती है। कन्नौज के इत्र की खुशबू से देश का कोई हिस्सा अछूता नहीं है, जबकि मैनपुरी तारकशी कला के लिए बेहद मशहूर है। इसी मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश को जिताने के लिए चाचा शिवपाल यादव पुरानी बातें भूलकर प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुझे सरकार भी बनानी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली जब सरकार बनानी है तो मेरा दायित्व बनता था कि हमारे पड़ोस वाली सीट है और हमारा यहाँ इतना लगाव है, हमेशा हर चुनाव में हम यहाँ आए हैं। करहल वो सीट है जो तीसरे दौर की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है।
जो केंद्र में मंत्री रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि तीसरे दौर के चुनाव में दोनों गठबंधन का पूरा दौर जातीय गुणागणित को दुरुस्त करने का है। इसी हिसाब से वोट पड़ते रहे हैं, इसीलिए टिकट भी इसी हिसाब से बांटे गए हैं। हर पार्टी चुनावी बिसात पर फूंक फूंक कर मोहरे बिठा रही है, लेकिन किसकी शह होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च को नतीजे ही बताएंगे। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, और अब भारत की बात की टीम फतेहपुर से रवाना होगी और कल प्रयागराज पहुंचेगी। तो डिबेट की डबल डोज शाम 6 बजे से 8 बजे तक देखना बिल्कुल ना भूलें। कल की बहस प्रयागराज से मेरे और रुमाना इसार खान के साथ। नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।